गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। आपके मन में दूसरे ख्याल भी आ सकते हैं दीवान जी। वो क्या महाराज, यही के साधु बहक तो नहीं गया, सो हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे मन में भगवान की शक्ति है। हम नारी के फेर में नहीं आएंगे, लेकिन एक राक्षस को हम उसके रूप में मारेंगे। ठीक है महाराज। राजकमल के बारे में हमारा ज्ञान कहता है कि वो हुस्न परस्त है, उसे नए नए मर्दों से प्यार है, चुनाचा हमने उसकी इब्तिदा कर दी। मैं देख रहा हूँ महाराज, कोई बुरा ख्याल तो नहीं आया तुम्हारे मन में? भगवान की सौगंध बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको देखकर मैं कुछ और ही सोचने लगा हूँ। किरणदास ने कहा, क्या? यही कि आपने जोगी रूप धार कर अपनी सुंदरता का अपमान किया है। आपको तो शहजादा होना चाहिए। भगवान के चरणों में जो शांति है वो संसार में फिर कहाँ, तुम नहीं जानते किरणदास जी। राजकमल के बारे में आपका ज्ञान कुछ और भी कहता है महाराज। थोड़ी देर के बाद किरणदास ने पूछा, बहुत कुछ कहता है, हमें नहीं बताएंगे? क्षमा करो किरणदास जी, जो चीज अभी बंद है, जिसे हमने चखा तक ना हो, उसके बारे में मुख कैसे खोल दें? हाँ, बाद में हम आपको उसकी पूरी कहानी सुनाएंगे और वो कहानी तुम सबको बहुत पसंद आएगी। जो आ गया महाराज, किरणदास ने कहा, और फिर वो रतनपाल के पास से चले आए। उनके दिल में उस साधु के लिए बड़ी अजमत थी और अब उन्हें यकीन हो गया था कि रियासत इस जंजाल से निकल जाएगी। खौफ का ये परिंदा जिसने पर फैलाकर पूरी रियासत को अपनी लपेट में ले लिया था, अब फना हो जाएगा। जोगिंदर सिंह बेहद ज़हीन था, बहुत बहादुर था, लेकिन पूरी तारीख भरी पड़ी है कि बड़े बड़े सूरमाओं ने अगर शिकस्त खाई है तो औरत के हाथों, और सुध बुध खोई है तो औरत के हाथों। जोगिंदर सिंह भी नारी के पैर में फट गया था, लेकिन कल तक वह यशोनतपाल का वफादार और नमक खवार था, लेकिन आज वह यशोनतपाल का दुश्मन बन गया था। महाराजा का वजूद उसे नागवार गुजरता था और अब उसके दिल में एक ही आरज़ू थी कि जल्द से जल्द इस राजगद्दी का मालिक बन जाए और राजकमल को अपनी रानी बना ले। और ये ख्याल राजकमल ने उसके दिल में डाला था। गोंदनी चमारन आज भी वही खेल खेल रही थी जो उसने ऐन आलम जवानी में शुरू किया था। सच है, शैतान की उम्र भी लंबी होती है, चुनाचा उस शैतान को भी जिंदगी का सहारा मिल गया था। वो महल वापस जा रहे थे। यशोनतपाल का जहन राजकमल की तरफ से तो बंद था और वो उसके बारे में सोचने समझने से बिल्कुल आरी था, लेकिन दूसरे अमूर पर उसकी गहरी निगाह थी। खास तौर से जोगिंदर सिंह के इस रवैये को वो नजरअंदाज नहीं कर सका था। बहरहाल वो महल वापस पहुंच गया और महाराजा यशोनतपाल ने किरणदास को तलब किया। दीवान किरणदास दस्ते बदस्ता महाराज के पास पहुंच गया। जय राम जी की महाराज। खुश रहो किरणदास, कहो रियासत के क्या हाल हैं? वो सब ठीक है महाराज, कोई खास बात नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, सब कुछ जूं का तू है। पर आप जल्दी चले आए महाराज, आपका तो बहुत दिन तक सैर करने का इरादा था। हाँ किरणदास, कुछ ऐसे ही हालात पेश आ गए थे। वो क्या महाराज? हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, तुमसे कुछ मशवरा करेंगे। दास हाजिर है, किरणदास ने गर्दन झुकाकर कहा। यूं तो हमारी वापसी की शक्ल यूं ही थी कि हमारा एक सिपाही दरिंदे का शिकार हो गया था, लेकिन हमें उसकी चिंता ना होती अगर एक और बात ना होती। वो क्या महाराज? जोगिंदर सिंह से हमारी बात हुई तो हमें यूं महसूस हुआ जैसे वो हमसे गुस्ताखी पर आमादा है और उसकी वजह हमारी समझ में नहीं आई, लेकिन हमने बेहतर समझा कि खामोशी से वापस चले जाएं और उसकी तहकीकात कराएं। ठाकुर जोगिंदर सिंह। हाँ किरणदास जी। मुमकिन नहीं है महाराज, वो तो हमारे जानसारों में से है, उसने तो आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं की महाराज। किरणदास ने कहा। हमें भी इस बात पर हैरत है। अगर महाराज बुरा ना मनाएं तो मुझे बताएं कि ये शुबा किस तरह? किरणदास ने पूछा। बस कुछ ऐसी ही गुफ्तगू की थी उसने, मुमकिन है कि उसने ऐसे ही कह दिया हो।
हम उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते। बस हमारी ये ख्वाहिश है कि उस पर निगाह रखी जाए और ये अंदाजा लगाया जाए कि उसकी गुस्ताखी की कोई खास वजह तो नहीं। ठीक है महाराज, ये काम मैं करूंगा, किरणदास ने जवाब दिया और महाराज किसी सोच में डूब गए। किरणदास उनसे इजाजत लेकर वापस आ गया। जाहिर है कि कोई खास बात नहीं थी, अलबत्ता से रतनपाल को उन लोगों के बारे में इत्तला देनी थी। रतनपाल उसके मकान में मुकीम था जो महल ही के एक हिस्से में था। आज तक रतनपाल आम लोगों की निगाहों से दूर ही रहा था, इसलिए बहुत कम लोग उसके बारे में कुछ जान पाए थे, और जान पाए थे उन्होंने यही जाना था कि रतनपाल किरणदास जी का भतीजा है जो कहीं और से आया है। अलबत्ता देखने वाले निगाहों में रतनपाल के हसीन नकोश चिप्सा रह गए थे। वो लोग जब भी उसके बारे में बातें करते तो उनकी निगाहों में एक अजीब सा तासर पैदा हो जाता। किरणदास रतनपाल के पास गया तो रतनपाल ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। मैं आपको एक इत्तला देने आया हूँ रतनपाल महाराज, किरणदास ने कहा। क्या? यही कि वो लोग आ गए हैं। मुझे पता है महाराज, रतनपाल ने जवाब दिया। तो अब मेरे लिए कोई खिदमत तो नहीं? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, जब होगी तब हम आपको बता देंगे, रतनपाल ने कहा। बिल्कुल ठीक, किरणदास ने जवाब दिया। कमल रानी अपने कमरे में होंगी। हाँ महाराज। क्या आप वहाँ जाएंगे? नहीं, ये सारी बातें तो आने वाले समय की हैं। वैसे हम एक बात जरूर बताएंगे। क्या कमल कुमारी जी राज दरबार जाती हैं? बहुत कम महाराज, बकायदा दरबार करते हैं। हाँ, किरणदास ने जवाब दिया। बस ठीक है, यही चंद बातें हमें मालूम करना थी, रतनपाल ने कहा और किरणदास जी खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद रतनपाल के पास से वापस आ गए थे। उन्हें जोगिंदर सिंह के बारे में शिकायत सुनकर हैरत हुई थी। जोगिंदर सिंह तो बहुत अच्छा सिपाही था और रियासत का हमेशा का वफादार। ताहम महाराज की शिकायत गलत तो ना होगी, कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जिसने उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ हो कि जोगिंदर सिंह के दिल में उनके लिए गुस्ताखी का जज्बा पैदा हो गया है। ये जज्बा क्या हैसियत रखता है, किरणदास उसके बारे में तो नहीं जानता था। अलबत्ता उसे यह एहसास जरूर था कि आजकल जो कुछ भी ना हो जाए वो कम है, क्योंकि जोगिंदर सिंह भी शिकार पर था और राजकमल भी। चुनाचा राजकमल की तरफ से जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो जरूर होती। अब किरणदास को उस औरत से बाकायदा चिढ़ हो गई थी। वो जानता था कि रियासत में जितने भोंचाल आए हैं वो उनका कारण यही औरत है, लेकिन बराह रास्त जोगिंदर सिंह से भी मिलना मुनासिब नहीं। वो ज़ैरक आदमी था, इंतहाई चालाक और अपने कामों का माहिर। अगर जोगिंदर सिंह के दिल में कोई ऐसी बात है तो उसे यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि महाराज उससे आगाह हो गए हैं, बल्कि दूर ही से उसका जायजा लिया जाना बेहतर है। चुनाचा इस सिलसिले में उसने अपना खास आदमी का इंतखाब किया और उसका नाम प्रभु था। मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ प्रभु। जी महाराज, लेकिन गौर से सुन लो प्रभु, अगर यह बात किसी को पता चल गई तो भगवान की सौगंध तुम्हारा जीवन नष्ट कर दिया जाएगा, किरणदास ने कहा और प्रभु चौंक गया। प्रभु किरणदास जी का मुंह चढ़ा है और बड़ा मान है उसे अपनी जात पर कि महाराज किरणदास उस पर विश्वास करते हैं। फिर आज ये बात क्यों कही गई? बात ही ऐसी है प्रभु, अगर खुल गई तो हम खतरात में पड़ सकते हैं, किरणदास ने कहा। बिल्कुल नहीं खुलेगी महाराज, आप प्रभु पर विश्वास रखें। कोई प्रभु की जुबान भी काट कर बाहर निकाल दे तब भी कोई प्रभु से यह नहीं उगलवा सकता कि बात क्या थी। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। अर्ज करे महाराज, बस जो फिर तुम ठाकर जोगिंदर सिंह पर निगाह रखो। ठाकर जोगिंदर सिंह? हाँ, मगर क्यों महाराज? बस ये जरूरी मसला है, जहाँ तक मुमकिन हो सके तुम ठाकर जोगिंदर सिंह पर निगाह रखो। ये देखो कि वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है महाराज, पर मेरे मन में क्रोध रहेगा। क्यों? ठाकर जोगिंदर सिंह तो बड़े दयालु और अच्छे इंसान हैं। हाँ, मैं भी जानता हूँ, बस उनके बारे में एक शुबा है, लेकिन तुम इंतहाई दयानतदारी से ये काम अंजाम दोगे। बिलाशुबा महाराज, प्रभु के सपुर्द जो काम किया गया है वो उसी पूरी मेहनत से अंजाम देगा, प्रभु ने कहा और किरणदास को इत्मीनान हो गया। रात हुई तो राजकमल की आंखों के कमल खिल उठे। उसे वो कड़ियल जवान याद आ गया था जिसने उसके दिल की कली खिला दी थी। महाराज यशोनतपाल भी उसके पास मौजूद थे और राजकमल को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। क्या देख रहे हैं महाराज? कमल ने पूछा। तुम्हें क्यों? मुझे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ताल में निकला कमल ज्यादा शदाब होता है कि तुम। क्या अंदाजा लगाया? यही कि वो तो तुम्हारे चरणों की धूल भी नहीं
तुम्हारे नाम तो कुछ और ही होना चाहिए था। मसलन क्या? राज कंवल ने मुस्कुराकर कहा। मसलन किरण, सूरज नहीं? नहीं, कुछ और। छोड़िए महाराज, इन बातों में क्या रखा है, कोई काम की बात करें। राज कंवल ने कहा। काम की बात क्या करूं कंवल, नींद नहीं आ रही आपको? नींद? महाराज ने गहरी सांस भरी और फिर उदास लहजे में बोले, हाँ कंवल, नींद आ रही है। क्यों? राज कंवल ने पूछा। बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में ना सोचा करें महाराज, ख्वाह परेशान होंगे। मुझे क्षमा नहीं करोगी कंवल? किस बात पर महाराज? मैंने बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। तुम्हें सोने के पिंजरे में कैद कर लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम इस पिंजरे में खुश नहीं। आपके मन में यह ख्याल क्यों आता है महाराज, तुम्हें देखकर? इसलिए कहती हूँ कि मुझे ना देखा करें, राज कंवल ने जवाब दिया। और महाराज एकदम सर्द होकर रह गए। उन्हें बहुत कुछ याद आ गया था। वो जिसके बारे में सोचते हुए अब उनकी जान निकलती थी, वो जिसके लिए उन्होंने बड़ा जब्त किया था। तब राज कंवल ने यशोनत पाल की आंखों में देखा और यशोनत पाल खोने लगे। कमल की आंखों के कमल मध्यम पड़ते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता ये आंखें खाली झील बनती जा रही थी। फिर उन झीलों पर तारीकी छा गई और महाराज की आंखें बंद होने लगी। फिर वो सो गए। महाराज, राज कंवल ने उन्हें पुकारा। हाँ, आप सो रहे हैं? हाँ, मैं सो रहा हूँ। अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। अभी तो आपको मेरा एक काम करना है। क्या? उठिए, बाहर खड़े हुए पहरेदारों को बुलवाइए और उसे कहिए कि जोगिंदर सिंह को आपके पास भेज दे। महाराज अपनी जगह से उठ गए और दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने पहरेदार को आवाज दी। पहरेदार उछल पड़ा था। जाओ, ठाकर जोगिंदर सिंह को बुलाकर लाओ। महाराज ने हुक्म दिया और सिपाही दौड़ा चला गया। थोड़ी देर के बाद जोगिंदर सिंह अंदर दाखिल हो गया। लेकिन महाराज अब गहरी नींद सो रहे थे। हाँ, राज कंवल के कमरों के बीचों बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने प्यार भरी निगाहों से जोगिंदर सिंह को देखा। आ गए ठाकर, वो गंभीर लहजे में बोली। हाँ देवी जी, महाराज ने नहीं, तुम्हें हमने बुलाया है। आपने देवी जी, लेकिन पहरेदार ने। तुम्हारे आवाज क्यों खराब हो रहे हैं ठाकुर? महाराज सो गए हैं क्या? हाँ, गहरी नींद। मगर कंवल जी, कहो, अगर वो जाग गए तो? नहीं जागेंगे, बूढ़े आदमी हमेशा सोते रहेंगे। बल्कि अगर नौजवान बीवी कमरे में हो तो जागते में सोते बन जाते हैं। लेकिन कंवल जी। ठाकुर, क्या कह रहे हो? पिछली रात की बात भूल गए? तुमने कहा था कि राजा मैं हूँ और तुमने ये भी कहा था कि अगर शेर आ जाए। क्या करूं कंवल, राजमहल की हवा ही ऐसी है, अच्छे अच्छे बुज़दिल बन जाते हैं। नहीं ठाकर, मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं। मेरी बात सुन लो, मेरा मन जीता है तो हर वक्त शेरों से भी लड़ जाने का हौसला रखो। मैं अपने कौल की सच्ची हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा राजगद्दी तुम्हारी होगी और राजगद्दी हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। यहाँ से कहीं चले कंवल? कहाँ? कहीं और मुझे यहाँ वहशत हो रही है। फिर वही बात, अव्वल तो वो नहीं जागेंगे, लेकिन अगर वो जाग जाते हैं तो जाग जाएं। मैं औरत होकर नहीं डरती हूँ, तुम मर्द होकर क्यों डरते हो? जोगिंदर सिंह खामोश हो गया। लेकिन उस रात वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं रहा था। लाख दिलेर और निडर था। राज कंवल की मोहब्बत भी उसके दिल और रगो पप्पे में सरायत की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इंसान ही था और ये जानता था कि महाराज यशोनत पाल अगर बिगड़ जाएं तो वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताहम राज कंवल के गुदार पहलू में पहुंचकर बहुत कुछ भूल गया और वो ये भी भूल गया था कि महाराज यशोनत पाल उसके पास मौजूद हैं और वह मुंह धेरे कंवल ही ने उसे जाने के लिए कहा तो वह अंगड़ाई लेकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बाहर खड़े पहरेदारों ने उसे तज्जुब से देखा, लेकिन जोगिंदर सिंह ने किसी की भी परवाह नहीं की और अपनी रिहाइश गाह में आ गया, ये सोचे समझे बगैर कि उसका ये कदम उसे क्या नुकसान पहुंचा सकता है। किरण दास को जो इतलात मिली थी वो बड़ी तज्जुब खेज थी और उसे शदीद हैरत हुई और दूसरे दिन उसने महाराज यशोनत पाल से इसके बारे में पूछ लिया और महाराज यशोनत पाल जो दरबार जाने की तैयारियों में मसरूफ थे चौंक गए। किरण दास ने पूछा था, महाराज ठाकुर जोगिंदर सिंह से कोई बात हुई? किसकी? मेरी? हाँ महाराज। नहीं तो रात को आपने उसे बुलाया था? मैंने? महाराज चौंक कर बोले, हाँ महाराज। क्या कह रहे हो किरण दास? महाराज हैरत ज़दा रह गए। क्यों महाराज, क्या आपको याद नहीं? किरण दास ने सवाल किया। मगर मैंने तो महाराज कुछ सोचने लगे, फिर गर्दन हिलाकर बोले, तुम्हारा ख्याल गलत है किरण दास। मैंने उसे नहीं बुलाया था और ना ही वो रात को मेरे कमरे में आया था। मेरे से कोई बात नहीं हुई, महाराज यशोनत पाल ने कहा। और किरण दास ने मुतअज्जबाना निगाहों से राजा यशोनत पाल को देखा।
उसके आदमी ने जो इतला दी थी वो तो यही थी कि जोगिंदर सिंह महाराज के कमरा खास में रहा है और पहरेदारों से उसकी तस्दीक हो सकती है। लेकिन किरण दास ने खामोशी इख्तियार की और उसका जहन बहुत दूर की सोच रहा था। उसने राजा यशोनतपाल को देखा और बोला, तो फिर मेरा ख्याल गलत होगा। मैं तो ये समझा था कि शायद आपने बुलाकर जोगिंदर सिंह से कोई बात की। उसने कहा और बात आई गई होगी। महाराज दरबार में पहुंच गए। सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रहे, लेकिन किरण दास उसी उधेड़ बन में था कि ये क्या बात है, और अपने इस उधेड़ बुन का हल तलाश करने के लिए वो रतनपाल के पास पहुंच गया। उसने सारी तफसील रतनपाल को बताई और रतनपाल कहने लगा, ठीक है, जो कुछ हो रहा है उसे तो बर्दाश्त करना ही होगा किरण जी, लेकिन कल से मैं अपना काम शुरू करूंगा। रतनपाल एक खूबसूरत लिबास में मलबूस होकर महल की अकबी बाग में निकल आया था और नहायत मसरूफ अंदाज में फूल जमा कर रहा था, और उसे इस बात की इत्तला मिल चुकी थी कि रानी राजकमल फूल बाग में आ रही है। फूल बाग में आकर उसने फूलों का एक हसीन गुलदस्ता बनाया और दरख्तों के पीछे ऐसी जगह रुपोश हो गया जहां उसे कोई ना देख सके। राजकमल सहेलियों और बांदियों के जुर्मट में चलने फिरने की कायल नहीं थी और बाद औकात ये कदम भी उठा लिया जाता, लेकिन आम तौर से वो बाग में जब भी आती तन्हा ही होती। आम तौर से ये मौका उसके सोचने के लिए हुआ करते थे। इस वक्त भी वो बाग में तन्हा आई थी और सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। सहेलियां उसके पीछे आई थी, लेकिन उसने उन्हें एक मखसूस जगह रोक दिया था। एक कंज में बैठकर उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर आसमान की जानब देखने लगी। जो कुछ हो रहा था वो उसकी मर्जी के ऐन मुताबिक था, यानी आज से वही हसीयत हासिल थी जो तवील अरसे पहले नौजवान राजकमल को हासिल थी। लेकिन ठाकुर जोगिंदर सिंह का क्या किया जाए। उसने ठाकुर से वादा किया था कि वो उसे राजा बनवा देगी, लेकिन किस तरह, यशोनतपाल को किस तरह खत्म किया जाए, ये सारी चीजें सोचने के काबिल थी और वह इस वक्त उसी ख्याल के तहत यहाँ तक आई थी। नीम दराज होकर वह बहुत कुछ सोचती रही। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया, क्यों ना यशोनतपाल से खुदकशी करवा दी जाए। लेकिन उस खुदकशी के असबाब जरा परेशान कुन होंगे और लोग यही सोचेंगे कि खुदकशी करने की वजह क्या थी। कुछ न कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसकी वजह से यह खुदकशी कार आमद साबित हो। लेकिन फिर एक और ख्याल उसके ज़हन में आया। उसे दीवान किरण दास याद आया, ज़ैरक वजीर हिस्स, जिसकी आंखों में राजकमल को शक शुबे की परछाइयां नजर आई थी। और किरण दास महाराज का क्या ख्याल है, क्यों ना आप ही उसका आप रास्ता बनाया जाए। राजकमल ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में बड़बड़ाकर कहा और हंस पड़ी, हाँ यही मुनासिब है किरण दास महाराज जी, अगर आप ही राजा यशोनतपाल को कत्ल कर दें तो इस तरह मेरे रास्ते के दो कांटे हट जाएंगे। नंबर 1 राजा यशोनतपाल और नंबर 2 आप। ज़ाहिर है कि आपको यशोनतपाल के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा दी जाएगी और फिर मैं हुक्मरान होंगी, और जब मैं हुक्मरान होंगी तो जाहिर बात है कि राजा जोगिंदर सिंह होगा या जिसे भी मैं राजगद्दी के लिए मुंतखब कर लूं। चलो ये मसला भी हल हो गया, उसने सोचा और मुस्कुराते हुए उठ गई। लेकिन अभी वो खड़ी हुई थी कि उसे अपने अकब में एक आहट सुनाई दी, और जब उसने चौंक कर देखा तो एक ऐसी छवि उसकी आंखों में उभरी जिसे देखकर उसके हवास एक लम्हे के लिए दंग होकर रह गए। वो फूल लिए मुस्कुरा रहा था, लेकिन खुद फूलों से ज्यादा हसीन था। एक तस्वुर, एक सपना, और उसके अलावा क्या हो सकता है। राजकमल ने आंखें बंद कर लीं, दोबारा खोली, लेकिन वो पीकर अब भी उसकी आंखों के सामने था। ये फूल लाया हूँ महारानी के लिए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सफेद सफेद नाजुक से हाथ जिन पर काले काले बाल जगमगा रहे थे। ऐसा हसीन चेहरा उससे कबल राजकमल ने नहीं देखा था। वो चौंक कर उसे देखती रही, मबहूत हो गई। क्या महारानी जी ये फूल स्वीकार नहीं करेंगी? कौन हो तुम? दास हूँ महारानी का, मगर नाम क्या है तुम्हारा? रतन। अनमोल रतन हो, भगवान की सौगंध अनमोल रतन हो। राजकमल की आंखों में अनोखी चमक लहरा रही थी। कहाँ रहते हो? यही महारानी जी। यही कहाँ? इसी बाग में? क्या मतलब? बस यही रहते हैं, इसी बाग, किसी दरख्त पर। राजकमल हंस पड़ी। नहीं तो दरख्त के ऊपर नहीं, लेकिन उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे। क्या आप ये फूल स्वीकार नहीं करेंगी? क्यों नहीं, लाओ, तुम इतने प्रेम से लाए हो तो क्यों नहीं लेंगे। राजकमल ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और हसीन वजूद ने वह फूल उसके हाथों में दे दिए। आओ बैठो, तुम तो बड़े ही सुंदर हो, बड़े ही प्यारे। नहीं महारानी, हम बैठेंगे नहीं। क्यों?
बस आज्ञा नहीं है कोई, ये हम नहीं बताएंगे। हूँ तो तुम अपना नाम रतन बता रहे थे ना? हाँ। अनमोल रतन हो, भगवान की सौगंध, पर बड़े मासूम हो। आओ बैठो, हमारे पास बैठने के लिए किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं होती। राजकमल ने उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन उसने झटका देकर जल्दी से कलाई छुड़ाई। नहीं देवी जी, क्षमा कर दें, हम। और वो पलट गया और फिर कांज के पीछे गायब हो गया। राजकमल तेजी से कांज के पीछे झपटी, लेकिन यहाँ कोई था। कौन था? हाय राम, कहाँ गया वो? उसने सोचा और अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो हसीन सूरत, वो हसीन आवाज उसके प्राण निकाल कर ले गई थी। संसार में कोई मर्द इतना हसीन भी हो सकता है? क्या उसका तलक इस संसार के धरती से था? अगर नहीं तो रतन इधर आओ, नहीं तो मैं ये फूल फेंक दूंगी। रतन देखो, सामने आ जाओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। उसने जोर जोर से कहा, लेकिन कोई यहाँ होता तो उसकी आवाज सुनता। वहां तो किसी का वजूद ही नहीं था। रतन, कहाँ गए तुम? पापी आए ही क्यों थे? मगर तुम कोई सपना नहीं हो सकते। अगर तुम सपना होते तो फिर फूल मेरे पास कहाँ से आते? हाय राम, ये क्या? मेरा मन उसकी तरफ क्यों खींच रहा है? मैं टूट गई हूँ। रतन, भगवान के लिए एक बार तो सामने आ जाओ। वो दीवानों की तरह पूरे बाग में चकराती रही। उसकी सहेलियां वहीं मौजूद थी जहां वो उन्हें छोड़ गई थी। तिरला, मालती, क्या तुमने इधर किसी को देखा है? किसे महारानी जी? एक हसीन मुखड़ा था और उसका नाम था रतन। सफेद कपड़े में था, बड़ा ही सुंदर, बिल्कुल अंदर देता। नहीं महारानी जी, यहाँ कोई नहीं है। तुम ऐसा करो कि पूरे बाग में फैल जाओ, कोई हो तो उसे ले आओ और हमें इत्तला देना। जाओ, जल्दी करो। और हाँ, बाग में पहरेदारों से पूछो और उनसे कह दो कि किसी को बाहर निकलने ना दे। दासियां चारों तरफ फैल गईं और दासियां राजकमल के सीने में सिमट आई और जो वो सूरत की उसकी निगाहों में आती, उसका दिल खींचता चला जाता और वो पागल हो गई थी। दासियां नाकाम होकर वापस लौट आईं। पूरे बाग में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला था। राजकमल खोई सी अपने कमरे में वापस आ गई। महाराज यशोनतपाल अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए वो छप्पड़ खाट पर लेट गई। लेकिन उसका बुरा हाल था। वो सोच रही थी कि ये तो बहुत ही उसे जरूर प्रेम लग गया है, मगर प्रेम, अब उसकी उम्र प्रेम करने की है। प्रेम तो सारा जीवन उसने किसी से नहीं किया था। फिर ये जवान, ये हसीन राना कहां से आ गया? और अब क्या उसके सिवा कोई मूर्त उसके दिल में नहीं रह सकती? जोगिंदर सिंह जवानों का जवान है, लेकिन उसमें वो बात कहाँ, वो मासूमियत जो उसके जवान में थी। हाय, वो तो ऐसा था कि उसे सीने में दिल की जगह सजा जाए, मगर वो कहाँ गया? तुम कहाँ गए रतन? सारा दिन तड़पते गुजरा था। अब उसकी आंखों में रतन सिंह के सिवा कोई नहीं था। सारे मंसूबे गलत हो गए थे। अलबत्ता जोगिंदर सिंह कभी था जोगिंदर सिंह। अब तो मेरा मन किसी और ही का पुजारी है और मैं उसे जरूर तलाश करूंगी। रात हो गई, यशोनतपाल आ गए। हस्बे मामूल गुफ्तगू हुई, लेकिन राजकमल का दिल कुछ और ही कह रहा था। उस रात उसने जोगिंदर सिंह को नहीं बुलाया। ना जाने वो कब तक जागती रही। वो सोई तो उसके सपने निगाहों में थे। वो फूल लिए खड़ा था, वो मुस्कुरा रहा था। नहीं, हम नहीं बैठेंगे। वो चौंक पड़ी। सुबह हो गई थी, लेकिन महाराज सो रहे थे। लेकिन दूसरे लम्हे वो अचंभे से उछल पड़ी और उसके बिल्कुल नजदीक फूल रखे हुए थे। बिल्कुल वैसे ही फूल, लेकिन तरोताजा। कल के फूल तो बासी होकर मुरझा चुके थे और एक तरफ रखे हुए थे। रतन, वो बेख्तियार चीख पड़ी और उसकी आवाज सुनकर महाराज जाग गए। उन्होंने करवट बदलकर राजकमल को देखा। कमल, वो प्यार भरी आवाज में बोले, आप जाग गए महाराज? तुम चीखी थी शायद। क्या बात है, कोई सपना देखा था? हाँ, क्या सपना था? याद नहीं, ना जाने क्या क्या देखा था। राजकमल की मुतजस्सिस निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। वो पागलों की तरह से तलाश कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हाँ, कभी खिड़की खुली हुई थी। हालांकि रात को ये खिड़की बंद थी। ये खिड़की कैसे खुल गई महाराज? उसने पूछा। खिड़की हवा से खुल गई होगी। लगता है कि तुम बुरी तरह डर गई हो। डर उस दिल से निकाल दो। याद करो, क्या सपना देखा था? कुछ नहीं महाराज, जाने दें, राजकमल ने थके थके लहजे में कहा और फूलों की सिमत देखने लगी। उसकी निगाहों में प्यार उमड़ आया था। देर तक वह परेशान रही और फिर उसके अंदर उसकी फितरी खुद एतमादी उभर आई। रतन, तुम जो कोई भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें जरूर तलाश करूंगी। मेरा नाम गोंदनी है, समझे गोंदनी।
तुम मुझे नहीं जानते। दिन चमक उठा, रोजमर्रा के मामूलात शुरू हो गए, लेकिन राजकमल कमरे से बाहर ना निकली। मजबूरन जोगिंदर सिंह को ही उसके कमरे में आना पड़ा। जोगिंदर सिंह को देखकर राजकमल चौंक पड़ी। जोगिंदर सिंह शिकायती सा चेहरा बनाए उसके सामने आ गया। सारी रात जगाया कमल जी, बुलाया क्यों नहीं था? मौका न था ठाकर, क्यों? तुम्हारी वो खुद एतमादी कहाँ गई? खो गई। जोगिंदर सिंह, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बस मैं परेशान हूँ। क्यों कमल रानी, मुझे नहीं बताओगी? नहीं जोगिंदर सिंह, मैं रूठ जाऊंगा, अजीब लगोगे, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं। छोड़ इन बातों को, बैठो। नहीं रानी कमल कुमारी, दरबार से भाग कर आया हूँ, सिर्फ तुमसे मिलने जा रहा हूँ, लेकिन रात को पिछले बाग में इंतजार करूंगा। पिछले बाग में? राजकमल चौंक पड़ी। हाँ, आधी रात बीते, जरूर आना। जोगिंदर सिंह बाहर निकल आया और राजकमल सोचती रही, आधी रात को? हाँ, मैं आधी रात को बाग में जरूर आऊंगी जोगिंदर सिंह, मगर तुम्हारे लिए नहीं। आधी रात को राजकमल बाहर आई और खामोशी से अकबी बाग की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में रतन था और उसकी आंखें रतन को तलाश कर रही थी। ना जाने वो अनमोल रतन कहाँ छुप गया था। वो बाग के उसी कैद में पहुंच गई, फिर यहाँ से दूसरी जगह, सारी जगहों पर वो रतन को तलाश कर रही थी। फिर उसे आहट हुई और वो चौंक पड़ी, लेकिन जोगिंदर सिंह को देखकर वो बुझ गई। जोगिंदर सिंह मुस्कुराता हुआ उसके पास आ गया। कमल, तुम आ गई कमल? भगवान की सौगंध, मेरा मन न जाने क्यों डर रहा था? कमल ने पूछा। सुबह को अजीब सा लगा था, यूं महसूस हुआ था जैसे तुम मुझसे कुछ खींची सी हो। बस ये पापी मन न जाने कैसे कैसे ख्याल कर रहा था। राजकमल ने बुझे लहजे में कहा, कोई बात है कमल? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है जोगिंदर सिंह, ना जाने क्यों दिल बुझ सा है। कोई कारण तो होगा, भगवान जाने। आओ मैं तुम्हारा दिल बहलाऊं, जोगिंदर सिंह ने कहा और उसे आगोश में भरने की कोशिश की, लेकिन राजकमल उलझ गई। नहीं जोगिंदर सिंह, मेरा मन चाहता है कि थोड़ी देर अकेली रहूं। ओहो, और जोगिंदर सिंह ने उसे छोड़ दिया। तो तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? कहा ना तबीयत ठीक नहीं, तो मैं जाऊं? तुम्हारी कृपा होगी, राजकमल ने कहा और जोगिंदर सिंह दंग रह गया। वो उसका तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो देर तक बेवकूफों की तरह वहीं खड़ा रहा और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। और जब उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ तो वापस पलट पड़ा, लेकिन राजकमल ने पलट कर भी उसकी जन्म नहीं देखा था, जैसे उसे जोगिंदर सिंह से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो इस किस्म की औरत थी कि जो भी मन को भा जाता था और पुरानी सारी बातें उसके ज़हन से निकल जाती थी। आज तक उसका यही रवैया रहा था, लेकिन जाहिर है कि जोगिंदर सिंह के लिए ये रवैया अजनबी था। वो परेशानी से सो रहा और कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब उसने सोचा कि राजकमल रानी है। थोड़े दिन के लिए उसने उसे बेवकूफ बनाया और जब उसका दिल भर गया तो उसने जोगिंदर सिंह को झटक दिया। लेकिन क्या मैं ही खिलौना हूँ? और मैं तो उसे मन से चाहता हूँ। मैंने तो न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे, मैंने तो न जाने क्या क्या था, और मैंने चश्मे तस्वर में खुद को जहाँ का राजा ही तस्वर किया था। क्या एक औरत ऐसे ख्वाब दिखाने के बाद खामोश रह सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उसे मजबूर करूंगा, उसे आराम से नहीं रहने दूंगा और मैं उसके खिलाफ कोई कदम उठाऊंगा। जोगिंदर सिंह गुस्से में पागल हो रहा था और फिर वो अपनी रिहाइशगाह में वापस पहुंच गया। रात भर वो यही सोचता रहा कि राजकमल को अपने फैसले से आगाह करे और उसे कैसे समझाए। जोगिंदर सिंह से बैर मोल लेकर वो सुकून से नहीं रह सकती। राजकमल को कोई एहसास नहीं था, उसे जोगिंदर सिंह की कोई परवाह नहीं थी। न जाने कब तक वो दीवानों की तरह पड़ी रही और जब तक थक गई तो वापस चली आई। अपने कमरे में आकर वो थकी सी लेट गई और उसका दिल उसे याद करने लगा। कैसा सुंदर मुखड़ा था, कैसा नाजुक सा, ऐसा पहले कहाँ देखा था, वो सोचती रही। महाराज के खराटे गूंज रहे थे और उसने नफरत भरी निगाहों से यशोनत पाल को देखा। यशोनत पाल, अब तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए, लेकिन अभी मुझे बहुत तुम्हारी जरूरत है। जब तक तुम्हारी जगह कोई फैसला ना हो जाए और अगर वो रितन मिल जाओ तो। और उसी वक्त वो चौंक पड़ी और उसने खिड़की खोली हुई थी। खिड़की खुली और राजकमल की जान आंखों में आई। वही सफेद लिबास, वही हसीन चेहरा, रोशन रोशन चमकता हुआ और उसके हाथों में फूल थे।